उत्तर प्रदेश का फिल्मों में असर और फिल्मों में उत्तर प्रदेश, और हमारे साथ खास मेहमान हैं। तो हमारे साथ हैं पंकज त्रिपाठी, तिग्मांशु धूलिया, विशाल मिश्रा। कोई भी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन ये ऐसे दिग्गज हैं जो हमें इस पूरे कार्यक्रम को एक तरह से आगे ले जाएंगे और समझाएंगे अपनी जर्नी से और अपने अनुभव से, अपने विचारों से। तो पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके अभिनय से बहुत प्रभावित होते हैं। तो आप यहाँ पे शूटिंग भी कर रहे हैं। जी धन्यवाद। थोड़ा सा ज़रा बताइए जो आपकी जर्नी रही है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिर्ज़ापुर, कैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश और फिल्मों की इस जुड़ाव को? क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्ज़ापुर दोनों यूपी में ही शूट हुई है, बनारस में। और हाँ, बनारस, लखनऊ, चंदौली, मिर्ज़ापुर, वहाँ चुनार, तो हम यहीं पे शूट किए हैं। बनारस में रहते थे, वासेपुर में टिशू सर भी हमारे साथ थे, एक्टिंग कर रहे थे। तो बनारस में एक हमें मिश्रा जी का वैष्णव भोजनालय मिल गया था, याद है आपको, अदरक और मिर्ची वाली। तो उसमें वैष्णव भोजनालय में निरामिष भोजन बिना लहसुन प्याज के जी। तो हम दादा को ले जाते थे नीचे बेसमेंट में, नमस्ते उपाध्याय जी, और खिलाते थे खाना। तो सर्दियों का मौसम था वासेपुर के टाइम। तो मेरा जुड़ाव यही है कि मैं लखनऊ में और बनारस में लगभग अपने कैरियर की आधी नहीं तो कम से कम 12 फिल्में तो कर चुका हूँ यहीं पे। बरेली की बर्फी, गुंजन सक्सेना, अभी अटल चल रही है लखनऊ में इस वक्त, और मिर्ज़ापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, धर्म, बहुत सारी फिल्में किए हैं। तो तब से 2007 से मैं कर रहा हूँ। तो बिगनिंग में 2005, 6, 7 में उतनी शूटिंग फ्रेंडिंग माहौल नहीं था, बहुत भीड़ आ जाए, कंट्रोल करना मुश्किल। लेकिन अभी बहुत बदल गया है। अब आप जब जाइए तो लखनऊ में 3 यूनिट है इस वक्त। अच्छा। हमारे संग संग और 2 यूनिट काम कर रही है। बनारस में भी कोई ना कोई यूनिट होगी। पिछली बार हम यहाँ कर रहे थे तो टिसूदा का चल रहा था इलाहाबाद में। तो अब काफ़ी अच्छा माहौल है, यहाँ बहुत आते हैं, बहुत इक्विपमेंट हो गए हैं। इवन लोग वैनिटी वैन, जनरेटर सब यहाँ के आ रहे हैं। हमें एक सीन में 500-600 क्राउड की ज़रूरत थी कल परसों। यहाँ के लोग थे और बड़े ट्रेंड और ऑर्गेनाइज्ड क्राउड थे। सब एक बार में समझ जा रहे थे कि करना क्या है। बिल्कुल, सरकार का सपना रहा है जो एक फिल्म सिटी बनाने का। तिग्मांशु जी, आपका, क्योंकि आप NSD इलाहाबाद से रहे हैं, थोड़ा आप भी हमें समझाइए जो उत्तर प्रदेश का प्रभाव रहा है फिल्मों में, या जो जर्नी है एक आम दर्शक को जो अलग है इस प्रदेश से, और आपके जो अनुभव रहे हैं। आपने 2-3 सवाल एक साथ, सवालों की एक मुट्ठी सी बना दी। उत्तर प्रदेश का अब देखिए, मैं थोड़ा बता दूं, विकीपीडिया में तो है ही। मेरी पैदाइश, पढ़ाई लिखाई सब इलाहाबाद की। मैं वैसे उत्तराखंड का हूँ, लेकिन उत्तराखंड तो 2000 में बना, उस वक्त तो उत्तर प्रदेश में ही था। तो क्योंकि पिताजी वकालत करते थे, उन्होंने भी BA MA LLB सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। तो प्रैक्टिस करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ही आया, फिर वहाँ के जज भी बने। तो मेरी पैदाइश इलाहाबाद में हुई है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं खून से उत्तराखंडी हूँ, तेवर से इलाहाबादी हूँ। तो और जैसा शहर है इलाहाबाद, वैसा नायाब शहर मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में दूसरा कोई होगा। कोई शहर नहीं हो सकता, नोबडी, कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता कि हमारा शहर इलाहाबाद, क्योंकि वो कुछ और चीज़ थी। वहाँ पे जिस तरह का कल्चरल और पॉलिटिकल, लिटरेचर, इन सब चीज़ का जो एनवायरनमेंट था, वो किसी और शहर में नहीं है, हो ही नहीं सकता। और मैं बोलता हूँ, लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, मैं कहता हूँ गंगा जमनी और टेम्स, मतलब इंग्लैंड में जो वो तीनों का संगम है इलाहाबाद। जैसे लखनऊ में नवाबी एक पूरा एक माहौल है, इलाहाबाद में क्योंकि अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा उनका सब कुछ था, हाई कोर्ट्स थे, पुलिस हेडक्वार्टर था, AG ऑफिस था, सब कुछ था। तो वहाँ पे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा है, बाकी और किसी शहर से। एक दिन के लिए तो इलाहाबाद हिंदुस्तानी कैपिटल भी रहा है। तो बहुत बढ़िया मिक्स था। मैं उसी मिक्स, उसी कल्चर से निकला हुआ हूँ, एक नमूना। तो अब जो भी कंट्रीब्यूशन है, देखिए, कहने को तो फिल्मों में कंट्रीब्यूशन, अगर अब क्योंकि आप ये समारोह है और बोलना पड़ेगा तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किन्हीं का फिल्मों में है तो वो एक्चुअली बंगाल से है, पंजाब से है, यहाँ के लोग ज़्यादा हैं। जी।
लेकिन ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तर प्रदेश का भी बहुत है। जो वो अगर मैं थोड़ा सा एकेडमिक बातें करूं थोड़ी बोरियत भी हो जाएगी, लेकिन जो चेंज आया है, जो सब कुछ हुआ है, वो करनी भी चाहिए फिल्मी बातों के अलावा। लोगों को लगता है फिल्मी लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो वो एक्चुअली हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1939 में शुरू हुई, 1945 में खत्म हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो हिस्सों में अगर देखा जाए तो इनिशियल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए, जो लोग बिजनेस कर रहे थे फैक्ट्री में, उनके लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज प्रोडक्शन बहुत चाहिए था चीज़ों के लिए। जो लड़ाई पहले जो यूरोप वॉज द स्टेज, यूरोप एंड अफ्रीका, जहाँ पे बाद में साउथ ईस्ट एशिया में जब जापान की एंट्री हुई तो इधर हुआ। तो जो पहला स्टेज था तो उस वक्त इंडिया वॉज थ्राइविंग, फैक्ट्रियाँ खुल गई थी, मैन्युफैक्चर हो रहे थे, कपड़े, ये सब, फूड ग्रेन, एवरीथिंग। उसके बाद जब लड़ाई बर्मा, इधर इंग्लैंड ने हारी, जब सिंगापुर और बर्मा हारा इंग्लैंड ने, और साउथ ईस्ट एशिया में जापान की एंट्री हुई, तब यहाँ पे त्राहिमाम हो गया। पूरा फूड ग्रेन बस, चर्चिल ने बोला, और बंगाल फेमिन हुआ। बंगाल में सिर्फ बंगाली नहीं, एंटायर बिहार एंड ईस्टर्न यूपी वाज अफेक्टेड बाय दैट। सब खाना, इट वाज अ मैन मेड फेमिन। बट अब वो देखिए उस नेचुरल एक ऐसी नेसेसिटी हुआ गया। दैट वाज द टाइम जब सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ। गिने चुने बड़े शहर होते थे हिंदुस्तान में उस वक्त, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई। अभी जैसा तो है नहीं, स्मार्ट सिटीज हैं ये, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत लोग उधर से बम्बई आए। जो भी इस वक्त आपको, अरे यूपी के हो लेकिन हमारे तो दादाजी आ गए थे। कब आए थे अगर आप पूछे तो दैट वाज द पीरियड व्हेन हिज ग्रैंडफादर केम, जो उस पर टैक्सी चला रहा है बॉम्बे में। दैट वाज द टाइम व्हेन दे ऑल केम। और वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में, अब फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त नई तो थी, तो कोई स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं थी उस वक्त, और आज भी नहीं, अनस्किल्ड लेबर बहुत है हमारी इंडस्ट्री में। तो लोगों का बहुत, और दैट वाज द टाइम जब एक फिल्मों में भी एक चेंज आ रहा था। पहले जो संतों के नाम पे, क्योंकि जैसी मूक फिल्में आई, साइलेंट फिल्मों का दौर खत्म हुआ और म्यूजिक केम इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, दैट वाज द टाइम जब सबसे ज्यादा संतों पे फिल्में बनी। संत तुकाराम, संत कबीर, संत हरिदास, इन सब पे फिल्में बनी, बिकॉज उनके भजनों में म्यूजिक था। बाद में जब एक 40s का दौर टाइम चला, क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट वाज द टाइम, जो आज का माहौल है तब भी था, एक थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं था हिंदुस्तान में। तब सब लोगों ने अपने रूटेड चंद्रगुप्त मौर्य, हिस्टोरिकल्स बनने लगे। लेकिन जब ये पीरियड आया और जब माइग्रेशन हुआ, दैट वाज द टाइम जब ड्रामा, सोशल ड्रामा का टाइम आया। और फिर यूपी से राइटर्स आए, अख्तर उल ईमान, वजाहत मिर्जा आपके सीतापुर के, पंडित मुखराम शर्मा, जिन्होंने बी आर चोपड़ा की इतनी सारी फिल्में लिखी, दैट वाज द चेंज। और लैंग्वेज जो उस वक्त थोड़ी रीजनल थी, सडनली एक लैंग्वेज जो हिंदी सिनेमा ने दी, जिसका कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का बहुत है, वही है हिंदुस्तानी। और फिर वो गानों में म्यूजिक के बैठे हैं, जो हिंदुस्तान में जो लोगों को हिंदी समझते हैं, चाहे वो मणिपुर हो चाहे कन्याकुमारी हो, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हिंदी फिल्म म्यूजिक का है वो। तो ये कंट्रीब्यूशन यूपी का डेफिनेटली रहा है। बहुत बहुत बखूबी तरीके से आपने समझाया, बिल्कुल मास्टर क्लास ले लिया आपने। विशाल, आपने जो ऑस्कर अवार्ड विनिंग गाना है नाटो नाटो का हिंदी वर्जन गाया, नाचो नाचो, और जो आपसे बात कर रहे थे हम इस कार्यक्रम में मिलने से पहले, आपका, क्योंकि आप उन्नाव से हैं और लखनऊ में आपने पढ़ाई अपनी की है जी, ज़रा आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में दर्शकों को। पहले तो मैं सादर प्रणाम कहता हूँ यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, और इस शो के माध्यम से वापस उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती पे आने का मौका मिला। मुझे लगता है कि इससे, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ सर के जितना, लेकिन इतना जानता हूँ कि इस धरती का कंट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि हम भी एक छोटा सा हिस्सा हैं, मेरी ज़िंदगी में कल्चरली, एकेडमिकली, म्यूज़िकली जितने भी अध्याय हैं मेरे जीवन के, उस हर अध्याय में उत्तर प्रदेश छपा हुआ है। और चाहे वो गाने बनाने का ढंग हो, बात करने का ढंग हो, उर्दू हो, हिंदी हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, या फिर किस तरह के गाने होंगे, किस तरह की बोलचाल होगी, होली होगी तो किस तरह के गाने गाएंगे। ये माहौल बचपन से मुझे लगता है एक बेसिक लेवल पे उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को या बिहार के हर बच्चे को कल्चरली कहीं ना कहीं सिखाया जाता है। जैसे बिहार में छठ होती है, उत्तर प्रदेश में होली गाई जाती है, अलग अलग समारोह पे बुलव्वा होता है, जन्मदिन होता है तो बुलव्वे होते हैं, औरतें मिलकर लोकगीत गाती हैं, जिनका पता नहीं कितना प्राचीन कनेक्शन है। अगर आप देखें फिल्मी म्यूजिक में चलता चला आ रहा है। तो उस तरीके का कुछ माहौल था। हम उन्नाव में थे, फिर यहाँ आए।
आज हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, इस प्रांगण का भी बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर भी बहुत धक्के खाए हमने लाइनें लगा के पर आई ओ एवरीथिंग टू उत्तर प्रदेश। मुझे ऐसा लगता है कि इस जैसी पावन धरती, जहाँ पर स्वयं श्री राम हो, जहाँ पर नौशाद हो, जहाँ पर हिंदी लोग, हिंदी लिखने वाले ऐसे उर्दू के शायर कृष्ण बिहारी नूर हो, जहाँ पे खुमार बाराबंकवी हो, जहाँ पे वसीम बरेलवी हो, मुझे लगता है इस धरती को जितना नमन किया जाए उतना कम है। मजरू सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तानपुरी हो, बहुत बहुत खूब। शकील बदायूनी, शकील बदायूनी हो, कैफी आजमी हो, जावेद अख्तर साहब हो, जानिसार अख्तर हो। बिल्कुल, ये गोष्ठी हमारी मासूम रजा को क्यों छोड़ रहे हैं? मासूम रजा फिल्मों में बहुत लेट है। हाँ, लेट है, सही बात। नहीं, आज बिल्कुल। उनका चर्चा चल रहा था। माइक अपने पास रख के बात करेगा। पंकज जी, अब आपसे, आप अपनी फिल्म की एक शूट, अटल जी पे फिल्म बन रही है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। मुझे बार बार सवाल आ रहे हैं कि उस पर ज़रा ज़रूर पूछ लो। क्या अनुभव, कैसा फील करें? एक तो आपका स्टिल देखा है, बिल्कुल आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। हाँ, ये अच्छा बना है। मैं, बड़ी जिम्मेदारी है और अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है करते हुए। रवि यादव जी डायरेक्टर हैं, वो लेखक भी हैं, तो हम लोग पूरी ईमानदारी से और परिश्रम से कर रहे हैं, ये जानते हुए कि चुनौती बड़ी है। इनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है और उसको एक 2 घंटे के फिल्म में समेटना भी अपने आप में बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। पर हम लोग प्रयास हैं कि उसको ठीक ठाक से निभा लें। चूँकि अभी मेकिंग के प्रोसेस में है तो बहुत ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है। हाँ। नहीं, मैं तो आप ही के बारे में पूछूं। क्या आप एक किरदार में ऐसे घुस जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये पंकज त्रिपाठी हैं, मतलब आप वही किरदार बिल्कुल असलियत में लगने लगते हैं। तो इसमें क्या क्या चेंज, क्या क्या बदलाव आप लाते हैं, क्या सोचकर एक अभिनेता के तौर पर, ज़रा थोड़ा बताइए हमें। मैं सर का जूनियर हूँ, हम लोग एक ही संस्थान से पढ़े हैं, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से। तो ये बताने के पीछे दादा ये भी कारण था कि मैं भी विद्वता मुझ में भी है। हाँ, नहीं, सही बोला कि आमतौर पे फिल्मी लोगों के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि ये कम जानकार होते हैं, और ये सच भी है। हम जितने किरदारों के नाम लिए जो यूपी से गए हैं और सिनेमा में कंट्रीब्यूट किए हैं, तो वही लोग थे। बाकी वहाँ थोड़ा ज्ञान का अभाव कई बार दिखता भी है। तो खैर, अटल जी पे क्या पूछी थी आप? मैं यही पूछ रही हाँ, ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग है। जी, मेरी समस्या में भूल जाता हूँ बीच में ही। तो ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग है, तो यही काम सीखे हैं, इसी में ज़्यादा समय लगाते हैं। तो कई चीज़ें हैं, वो हमारा जादू का खेला है। हमारी काले रंग के झोला में बहुत आइटम रहता है, कब किसको निकालना है और कितने देर के लिए निकालना है, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो और उस जादू में बहुत लोग सहयोगी होते हैं, वो कैमरामैन, वो एडिटर, वो साउंड वाले, लेखक। सबसे बड़ा काम तो लेखन का है, असल खेल लेखन का होता है जी। तो कई बार अच्छी लिखी स्क्रिप्ट को हम लोग अच्छा अभिनेता मान बैठते हैं, तो राइटिंग अच्छी होती है। तो उस मैं किरदार को कैसे उतारते हैं अपने अंदर, या क्या रहता है तेरा विचार? वैसे तो साइनिंग अमाउंट आते के साथ किरदार आने लगता है। साइनिंग अमाउंट जैसे बैंक में गिरा, एक एसएमएस आया क्रेडिटेड, वैसे ही कैरेक्टर की सीडिंग हो जाती है। बीज सीड तो चाहिए ना, शुरुआत कहीं तो बीज चाहिए, सीडिंग तो बैंक अकाउंट से होती है। तो नहीं, ये हंसने के लिए बोला क्योंकि हम सब गंभीर हो गए थे, लग रहा था कुछ बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो नहीं, मैं उसी का पढ़ाई किया हूँ, उस लंबा प्रोसेस है, उसको 2-4 शब्दों में बताना मुश्किल है। बिल्कुल। अटल जी को सबसे तैयारी करने के पीछे मैं इनके लगभग 30-40 घंटे का यूट्यूब पे जो कुछ भी मौजूद है, उनका पुराना इंटरव्यू, इवन विजय त्रिवेदी जी के साथ एक 24 घंटे का पूरा एपिसोड है, एनडीटीवी के लिए ही किया था, तो वो पूरा देखा। फिर मैं विजय जी को फ़ोन करके कि ये बनाते हुए आपके क्या अनुभव थे, उन्होंने किताब भी लिखी है। तो जितने लोगों ने किताब लिखा है, इंटरव्यू किया है, बनाया है, लगभग हर किसी से को पढ़ा और पढ़ के कुछ लोगों से बात भी किया।
फिर किरदार को आत्मसात करने के 2-3 तरीके हैं, हम प्रयास करते हैं कि हम कैसे करें कि बिल्कुल कैरिकेचर भी ना लगे, इमिटेशन भी ना लगे, कि मिमिक्री मुझे नहीं करना है, और वो प्रभाव भी मिल जाए और मौलिकता दोनों की बची रहे, अटल जी की भी और मेरी भी, और लेकिन थोड़ा अटल जी जैसा भी लगे। तो है चुनौतीपूर्ण काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, और जब फिल्म आएगी तभी लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे। नहीं, क्योंकि आप लोगों के अभिनय, निर्देशन, सुरों से ही जो एक आम नागरिक है उसको बहुत सुकून मिलता है। वो अपनी जो परेशानियां दिन की शाम को आकर जब आप देखते हैं तो फिर एक बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। तिग्मांशु जी, आपसे ये कि जो फिल्म्स के अब देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग देखनी है तो आपको बड़े पर्दे पर जाना है, OTT पे भी आप देख लेंगे तमाम। अगर आपका कोई निर्देशन देखना है तो ज़रूरी नहीं कि हमें एक बड़ी फिल्म का ही इंतज़ार करना होगा। क्या बदलाव ये आया है, ज़रा थोड़ा ये बताइए, समझाइए, कितना ये अहम है हमारे फिल्म्स के लिए, हमारे कलाकारों के लिए, निर्देशकों के लिए? बदलाव तो आप सभी महसूस कर रहे होंगे अपने घरों में। कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हुआ OTT का, तो लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो हम लोगों का जिससे रोजी रोटी चलती है, घर चलता है, हम सब जानते हैं इसको, कि ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री वाज इन सम ट्रबल बिफोर द OTT गेम। वो ट्रबल था साउथ की फिल्में, मतलब जो अच्छी थी और हिंदी में डब्ड होके टेलीविजन में बहुत देखी जा रही थी। हॉलीवुड में अब देखिए कई सालों से, 20-25 सालों से हॉलीवुड में सब बड़ी बड़ी बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म आती, स्पाइडरमैन और ट्रांसफॉर्मर्स एंड लीजन और पता नहीं क्या क्या, स्पाइडरमैन ये सब, और वो सारी भाषाओं में डब होके आती है हिंदी में, सारी रीजन लगाने। तो बॉक्स ऑफिस में तो मात हम लोग खा रहे थे, हिंदी सिनेमा जूझ रहा था। मैं प्रोड्यूसर्स की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोग जैसे टेक्नीशियंस हैं जो रोज कुआं खोदो पानी पियो जिनकी हालत है, उनके लिए OTT ने बहुत वेलकमिंग चेंज था वो। और दूसरा OTT में जो फायदा था कि जब फिल्म बनाते हैं, फिल्म आपने 5-10 करोड़ 15 करोड़ जितने भी बनाई, फिर आपको उतना ही पैसा उसको PNA में रिलीज करने में लगाना होता था। वो बहुत बड़ा बोझ होता था। बड़ी फिल्में तो कोई उठा लेता था, लेकिन जो छोटी फिल्में हो जिसमें उस तरह के आपके बड़े स्टार्स ना हो, उनको बिकने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। शोज नहीं मिलते थे, थिएटर्स नहीं मिलते थे। 11 बजे सुबह का शो दे दिया, दिन में कौन जाएगा देखने? तो उस तरह से सिनेमा बहुत मात खा रहा था। और OTT ने आके इसको थोड़ी नहीं, काफी राहत पहुंचाई है। विशाल, अगर आपसे जो ये गाना था आपका नाचो नाचो, थोड़ा सा शायद एक समय आ गया है इस कार्यक्रम में कि थोड़ा हम सुरों को भी सुन लें आपके, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, वो जो गाना जिससे आप बिल्कुल ही फेमस हो गए, हालांकि आप इतने सालों से परिश्रम कर रहे हैं और तमाम फिल्मों में भी आपने गाया है। जी, नाचो नाचो एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोसेस था। राजामौली साहब एक बहुत ही कमाल के निर्देशक हैं, और मुझे ऐसा लगता है हर कलाकार की जो सबसे यूनिक क्वालिटी होती है, जो सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है, वो होती है उसकी क्लैरिटी। और एक चीज़ जो उनसे मिलकर, उनके समीप रहकर मुझे पता लगा, वो ये है कि वो बहुत क्लियर है अपने विजन में कि क्या करना है। यहाँ तक वो गा के भी बताते थे कि इस तरह से गा सकते हैं। गाना तो 15 मिनट में गा दिया था। उससे पहले भी मेरी एक फिल्म आई थी कबीर सिंह, उसका गाना सुन के उन्होंने मुझे बुलाया था किरवानी साहब ने, जिनके लिए हम पहले गा चुके थे। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस। और जब हम वो गाना डब कर रहे थे तब तो नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। तो अब पंकज जी फिर आपके पास आते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आप आगे का जो राह है अभिनय के क्षेत्र की कैसे देख रहे हैं? OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और तमाम हमारे अब बड़े एक्टर्स की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा एक शायद एक समय या दौर आ गया है कि अब हमारे जो तमाम जो OTT पे सीरियल्स आ रहे हैं, वही एक्टर्स जो आपकी एक भूख होती है, तृष्णा होती है अभिनय को देखने की, वो वहीं पे तृप्त हो रही है। या आपसे भी वही सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब कैसा लगता है आपको, अभिनय के क्षेत्र में क्या बदलाव आए? ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं लोगों के पास, और किस तरह से देख रहे हैं राह? जी हम OTT आने से, जैसे सर ने बोला कि OTT आने के बाद से मामला बहुत डेमोक्रेटिक हुआ है, क्योंकि वो प्रमोशन के खर्चे नहीं हैं।
स्क्रीन की दिक्कत नहीं है कि भाई कितने नंबर ऑफ शो मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हर किसी के जेब में है, अपनी सहूलियत से देख लीजिए। तो और कंटेंट अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो विद इन सेकेंड आप बंद कर दीजिए। यहाँ आना जितना आसान है, यहाँ से जाना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 64 ट्रेनें रुकती हैं और 28 नहीं रुकती हैं। ये मसान का मेरा संवाद मुझे याद आ गया कि OTT वैसा ही है कि वहाँ जब आसानी से आइए, रुकिए, अच्छा नहीं लगा निकल जाइए। सिनेमा हॉल में पहुँचने के बाद लगता है अरे यार आ गए हैं, पैसे कट गए हैं, 3 घंटे 4 घंटे की प्लानिंग करके आया हूँ, तो अच्छा हो ना हो अब एसी का ही आनंद लो। तो वो यहाँ नहीं है, यहाँ आना भी आसान है, जाना भी आसान है, तो उससे डेमोक्रेटिक तो हुआ ही है मामला। काफ़ी हर अभिनेता हमारी तरह व्यस्त है, उसके पास काम है जो अच्छा अभिनेता है, तो उसमें बहुत सारे लड़के पूर्वांचल के हैं, क्योंकि अचानक OTT आने से पूर्वांचल बेस्ड काम बहुत होने लगा, मसलन मिर्ज़ापुर, तो सब व्यस्त हो गए, सबको काम मिलने लगा। हमने भी साथ में किया था क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1, दादा डायरेक्ट किए थे, मैं एक्टर था उसमें। जी जी जी। कौन सा किरदार आपको अपना बहुत पसंद है, और उसके कुछ डायलॉग सुना दीजिए प्लीज। नहीं, अपना तो हलवाई से क्या पूछे कौन मिठाई पसंद है, सब पसंद है। कुछ भी जो इस समय। कालीन भैया आपको पसंद होगा, मुझे मुझे कुछ और नहीं हो पता। सकता है। नहीं, वो कालीन भैया में मुझे ज़्यादा अभिनय करना पड़ता है, क्योंकि मसान छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है। वो भी हालांकि काशी के ही किरदार थे, काशी रेलवे स्टेशन पे बैठते हैं और टिकट काटते हैं, और कोइंसिडेंट है कि उसमें एक सीन, 2 ही 3 सीन थे। एक बंदा आके पूछते कहाँ जाइबो बाबू, तो वो बोलता है मिर्ज़ापुर। तो कई लोग बोलते हैं वो क्लिपिंग्स निकाल के कि मिर्ज़ापुर का वहाँ से हो गया था, टिकट कट गई थी। तो मुझे गुंजन सक्सेना पसंद है, लखनऊ की कहानी, अनूप सक्सेना जी यहीं के, गुंजन जी के पिताजी, बिल्कुल, तो वो बहुत यहीं अच्छी के फिल्म हैं, थी वो भी, बिल्कुल। मिला हूँ, तो यही है। कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए, क्या मैं आपका कोई डायलॉग जो जिस तरह से। नहीं, वो तो पैसे लेते हैं ना उसके लिए, आज तो फ्री में आए हैं। अच्छा। रोजी रोटी है वो, उस तो प्रवचन दूंगा, डायलॉग नहीं दूंगा। क्योंकि हम एक नया मतलब अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं कि आदत लग जाए तो एक वो भी संवाद। मुझे असल में देखिए दिक्कत क्या है ना, कि वहाँ एक कई इम्पैक्ट जो है ना, मैं यहाँ बोलूँगा तो नहीं आएगा, तो उसका असर कम हो जाएगा। तो उसके लिए काला झोला चाहिए, सब सेटअप चाहिए, बिल्कुल, आहार अभिनय की जरूरत है, उसमें साउंड डिजाइनर चाहिए। तो आप तक जो पर्दे के थ्रू आता है वो उसका यहाँ हम नहीं कर पाएंगे वैसा। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई। तिग्मांशु जी, आप से अब ये समझना मैं चाहूँगी कि जब हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे, जैसे बरेली के बाज़ार में या फिर खाई के पान बनारस वाला, तो जो ये और ये लेन देन शब्दों का सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, जिस तरह से विशाल से बात कर रही थी, वो छठ का बहुत उनका गाना कितना वायरल हो गया, तो जो ये हमारा रीजनल आवागमन है भाषाओं का, बोलियों का, हमारे व्यवहार का, क्या ये अब और बढ़ गया है? फिल्मों के लिए तो मजबूती आई जैसे OTT में, लेकिन जो ये हमारा रीजनल टच है वापस और मजबूत हुआ है। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने की पूछी है। चक्कर क्या, ये शुरू से था। अगर आप हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देख लेना स्टार्ट से, गंगा जमुना को उठा के देती है। स्टोरी वॉज बाय दिलीप कुमार, वह बजात मिर्जा साहब ने लिखी थी फिल्म। शोले, लगान, इन सब की लैंग्वेज अवधी है, सब पिक्चरों की। उससे आप बच ही नहीं सकते। अगर आपको कहीं भी एक रूटेड फिल्म को जन्म देना है जो नॉर्थ में सेट हो, आपको अवधि पे ही आना पड़ेगा। तो ये शुरू से रहा है। और उसी तरह के जो सिंबल्स हैं गानों में, जैसे आप कह रहे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, या खाई के पान बनारस वाला, ये इसका एक हमारे टोटल हिंदुस्तान की सोशल कॉन्शियसनेस में इसका असर पड़ता है। सबको समझ में आता है, गुरु पान है तो बनारसे का होगा और कहीं का हो। तो ये तो शुरुआत से ही है। और जो ये एफर्ट्स हुए थे कि एक उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बने या हब बने, उसका फ्यूचर क्या देखते हैं? पहले आप बताइए पंकज, फिर मैं इनसे बात करूँ। ये डायरेक्टर हैं तो ये पहले मेरे आप से चलिए, ज़्यादा आप फ्यूचर आप बताइए। हाँ, फिल्म सिटी का ये अच्छी, बहुत बढ़िया है बने, और ये तो अच्छा है। हम तो मुंबई में जब शुरुआत में गए थे, 8-10 साल काम नहीं मिल रहे थे, तो हमें अक्सर लगता था कि यार बहुत दूर है घर से, बहुत दूर है।
काश की फिल्म इंडस्ट्री भोपाल में कहीं होती, हाँ। ताकि सेंट्रल इंडिया की सब कोई अपने घर जल्दी पहुंच जाए, तब तीज त्योहार में जाने का मन करता था ना। बिल्कुल, और बिल्कुल। तो ये नहीं अच्छा है, हर स्टेट में बने, यहाँ बने। ऑलरेडी फिल्मों का माहौल तो बहुत बढ़िया हो गया है। आप गोरखपुर, बनारस, लखनऊ तो हब के रूप में बन ही गए हैं। आज हमारी यूनिट में 10 वैनिटी वैन लगती है, 10 यहीं की हैं, लखनऊ की, और बॉम्बे से नहीं आती हैं। तो लोग भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पब्लिक ट्रेंड हो रही है, तो अच्छा है। दिग्वांशु जी, आप तो और भी एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि अब दक्षिण भारत की फिल्मों से बहुत एक कंपटीशन मिल रहा था, और ये भी था कि उनको ही कॉपी किया जा रहा है। लेकिन ये अच्छा है अपने आप में कि फिल्म हमारी अच्छी करें, लेकिन आपके जहन में वही सवाल जो ये एक्चुअली बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम हिंदी सिनेमा बना रहे हैं। और क्योंकि हिंदी सिनेमा जो जिस तरह से हिस्टोरिकली रहा कि बम्बई में बना, तो जो पैसा लगाने वाले, जो प्रोजेक्ट को ग्रीनलिट करने वाले लोग हैं, वो यूपी के नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे, अगर लखनऊ में या इलाहाबाद में कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री पहले से होती, तो इतना अच्छा लिटरेचर हिंदी का है, कहाँ इस्तेमाल हुआ हिंदी फिल्मों में। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा उठा लीजिए, 1-2-3 पिक्चरें हैं जो बनी हैं, या प्रेमचंद जी के गोदान बनी, या गबन बनी, कहाँ। और अमृतलाल नगर, प्रेमचंद जी, अमृतलाल नगर सब आए लिखने के लिए फिल्में, लेकिन सब भाग गए, उनको रास ही नहीं आया वो। अब अगर वही चीज यहाँ होती, उत्तर प्रदेश में होती, तो आप सोचिए हिंदी सिनेमा अपने आप में बहुत रिच सिनेमा होता, अपनी हेरिटेज से जुड़ा हुआ होता। वो मिसिंग हो गया, कंप्लीटली मिसिंग हो गया। वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये। बिल्कुल, जो आपने अंत में हमारी विरासत की, सांस्कृतिक विरासत की बात की, तो अब कार्यक्रम को अंत करने से पहले विशाल की एक खास पेशकश है, तो वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को। तो विशाल, देखिए, मेरे ख्याल से मुझे कहा जा रहा है ऑडियंस सवाल ले लें, फिर हम उससे अंत कर सकते हैं। जी, एक सवाल मेरे पास है पंकज जी आपके लिए। अभी यहाँ पर मिर्ज़ापुर की सांसद आई थी अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, और उन्होंने कहा मेरा एक शिकवा रहेगा, मेरा मिर्ज़ापुर ऐसा नहीं है जैसा कि ओटीटी में दिखाया जा रहा है। सही कह रहे हैं आप, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बनाने वाले यहाँ के नहीं हैं। हाँ। यही तो मैं बोल रहा था, मिर्जापुर बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने देखा मिर्जापुर, बहुत गलत बात। मिर्जापुर तो कजरी का उद्गम है, वहाँ से कजरी गायकी की। मैहर जो है वो क्लासिकल संगीत का अपने आप में स्थान है। अलाउद्दीन साहब से लेकर रविशंकर जी से लेकर कौन देवी थी, अन्नपूर्णा देवी जी, तो ये बॉम्बे में बैठे लोग नहीं जानते हैं। मैंने बोला था कि अगर बिगनिंग में बात हुई थी, तो मैं ऐसे ही राइटर से सीरीज बनते हुए हंसते हुए बोला कि अरे भले इसका नाम गाजीपुर रख देते, चाहे वो आजमगढ़, तो भी समझ में आता कि अपराध उधर ज़्यादा है। मिर्ज़ापुर में अपराध नहीं है, मधुरता ज़्यादा है, पर वो फिक्शनल नाम है। ऐसा नहीं है कि कहीं वो सीरीज इस बात का प्रमाणित नहीं करता है कि ये कहानी रियल कहानी है या रियल से इंस्पायर्ड भी है। तो आपको उनको लगा कि नहीं यार ये नाम थोड़ा, इस नाम में बात है, तो वो तो मेकर्स का होता है। बम तो ऐसे हमने बहुत देखा है, बम, लेकिन इस तरह से बम ऐसे थोड़ी होता है, लगता है कि फैक्ट्री खुली हुई है। हाँ, दिग्वांशु तो माइक को- अतिशयोक्ति कर भी देते हैं। हाँ।